हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यार मिड टर्म एग्जाम यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जो दिवाली के पहले होता है वो बहुत नजदीक आ चुका है। कुछ लोगों के हाल ही के दिनों में स्टार्ट भी हो जाएंगे और कुछ लोगों के 10-15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो यार ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है और आपके प्रिपरेशन के लिए, मिड टर्म एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हमने रिवीजन क्रैश कोर्स भी लाना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स। तो कई सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। विद इन 20 to 25 मिनट्स, हाफ एन आवर के अंदर हम लोग एक चैप्टर का रिवीजन कर देते हैं। तो साइंस का भी चल रहा है, मैथ्स का भी चल रहा है और ना सिर्फ 9th स्टैंडर्ड बल्कि 7th एंड 8th के लिए भी चल रहा है। तो अपने छोटे भाई बहन को भी आप जरूर से रेकमेंड कर सकते हो हमारे इस RCC बैच के लिए। और डेली बेसिस पे वीडियो सारे आप जैसे कि आप देख सकते हो और एंटायर सिलेबस तो पहले से ही कंप्लीट है। आपको कोई भी चैप्टर को डिटेल में स्टडी करना है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो या फिर SST हो, पूरे वीडियोस अवेलेबल है। यूट्यूब पे सर्च करोगे चैप्टर का नाम डाल के तो भी हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से देखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना। हमारे JR ट्यूटोरियल का ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ हैंड रिटन नोट्स, कोई भी चीज हम वहां पे अपलोड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बाकी सब चीजें वहां पे मिल जाती है आप लोग को। ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। कीप वॉचिंग। आज हम लेकर आए हैं अगेन 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 सब्जेक्ट का एक और बेहतरीन रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम पढ़ाएंगे पूरा का पूरा रियल नंबर। जो चैप्टर नंबर 2 है आपके अलजेब्रा का रियल नंबर, इस पूरे लेक्चर के अंदर मतलब 20-25 मिनट, हाफ एन आवर ज्यादा से ज्यादा लगेगा। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम आपको ये पूरा चैप्टर देखो फटाफट तरीके से फास्ट ट्रैक रिवीजन करा देंगे, यानी रिवीजन क्रैश कोर्स करा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आप देख पा रहे हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्या बोल रहा है? क्लासिफाई इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट रिकरिंग टाइप। मतलब आपको 2 3 4 5 आपको दिए रहेंगे, रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे और आपको बोला रहेगा कि आपको पता लगाना है कि क्या वाकई में ये जो नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या फिर टर्मिनेटिंग टाइप का है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। तो आपको मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। आपको अगर याद होगा तो अगर मुझे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो करना क्या होता है, आपको सिंपली इसको डिवाइड करना होता है। ऊपर जो लिखा रहता है वो अंदर जाएगा, जो नीचे लिखा रहता है उससे डिवाइड होगा। तो 5 2 10 हो जाएगा, माइनस करो 3 आ गया, पॉइंट डाल दिया 0 आ गया, 5 6 30 आ गया, नीचे 0, यहां पे 0 आ गया मतलब रुक जाना है। तो 2.6 आ गया मतलब ये क्या है, रुक गया ना। 2.666666 नहीं आया, 2.6 आके रुक गया क्योंकि इधर 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखो अगेन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों ने इसके पहले ये जो चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस जो डिटेल वाले हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है तो रिवीजन भी आप लोग के लिए थोड़ा ऊपर से जाएगा। रिवीजन किसको करना होता है? जिसको ऑलरेडी सब चीज पता हो, जिसने ऑलरेडी पहले से मेहनत करके पढ़ाई की हो। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको शायद ये सब चीज नहीं पता, इसका कंसेप्ट नहीं पता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये पता ही नहीं आप लोग को, तो हमारे लेक्चर जाके देख लेना। बस सर्च करो यूट्यूब पे 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर, आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे। क्लिक करो, एक एक करके देखते जाओ। तो ये पहला तरीका है। तो ये बहुत लेंथी भी होता है, बहुत बड़ा डिवाइड करना होता है। तो इसका एक बेहतरीन शॉर्टकट तरीका ये है। ये तो आप कर ही सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हो, आपको मार्क्स मिलेगा कि आप बता सकते हो कि भैया टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आपको लेना है उसका डिनोमिनेटर। आपको लेना है उसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर देखो 5 है और 5 का अगर मैं फैक्टर निकालू तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/5, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि अगर जो डिनोमिनेटर का जो हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, अगर उसमें 2 और 5 आ रहे हैं तो समझ जाना, या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है या तो दोनों आ रहा है, तो समझ जाना कि वो एक क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप का फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर है। अगर 2 और 5 छोड़ के कुछ भी आ रहे हैं, अलग नंबर आ रहे हैं, तो समझ जाना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी रिकरिंग टाइप का है। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 से लेके 5 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 इज द ओनली प्राइम नंबर हियर, 5 इज द ओनली प्राइम नंबर। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो 13/5 है इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप है। सीधा सीधा, कोई बकवास नहीं, सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको ये चीज करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 तरीका है ना। एक तरीका आप तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करके अगर आपको लग रहा है कि भाई रिकरिंग आ रहा है तो लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। डिवाइड करके रुक गया, जैसे हमने इसका बताया था 0.2 पे आके रुक गया था, बराबर 0.6 पे आके रुक गया था, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रिकरिंग टाइप का है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको इसका वैल्यू निकालो, इसमें नहीं बोला, खाली आपको बोला क्लासीफाई करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला टर्मिनेटिंग आ गया। इसको देखो कैसे निकालोगे, 2/11। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर
अब डिनोमिनेटर क्या है इसका 11 है, 11 को कैसे लिख सकते हो आप 1 मल्टीप्लाई बाई 11, और कोई तरीका नहीं है लिखने का। तो इसमें 11 आ रहा है तो ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हियर 11 इज ओनली प्राइम नंबर, ठीक है प्राइम नंबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं देयरफॉर 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 आता तो रिकरिंग टर्मिनेटिंग होता, लेकिन ये 2 और 5 में से कोई भी एक नंबर नहीं है इसमें, तो 2/11 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है ये वाला, ठीक है समझ में आ गया। क्लियर क्लियर है। इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, पार्टीशन कर देता हूं ना पहले, टेंशन खत्म हो जाएगा। पार्टीशन कर देते हैं यहां से, हाँ यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है समझ में आ रहा है। चलो अगला स्टेप, अगला 29/16 है। देखो यहाँ पे 29/16, डिनोमिनेटर ले लो पहले, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर 16 है। 16 को आप कैसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। तो यहां पे आप बोल सकते हो हियर 2 इज द प्राइम नंबर, 2 इज द प्राइम नंबर। 2 आ रहा है ना, या तो 2 या तो 5 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो नंबर है 29/16 ये क्या होगा इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। ये क्या होगा एक टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर होगा। लास्ट वाला 17/25, यहां पे भी डिनोमिनेटर जो है, यहां पे भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 125। इसको आप कैसे लिख सकते हो 125 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25 25 5 125। तो इसको आप क्या बोल सकते हो हियर 5 आ रहा है मेरा, तो 5 इज द प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर मेरा आ रहा है ना यहाँ पे। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है मेरा 17/25 ये क्या होगा इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। मतलब अगर 2 या फिर 5 आ रहा है प्राइम नंबर में डिनोमिनेटर में तो समझ जाना कि वो एक टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये 2/11 है। बाकी पहला तीसरा और चौथा टर्मिनेटिंग है, दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है राइट रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। आपको इस चीज को डेसिमल फॉर्म में बनाना है, बहुत सिंपल होता है, बस सिंपली डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो 127/200 है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल सा फंडा इसका। देखो क्या करना होता है, इसमें आप कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जो कि आपका नीचे जो है 10 100 1000 इस प्रकार से चीजें बने। आपको देखो मैं आपको अगेन एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको डिवाइड करने से ज्यादा बेटर होता है आपको नीचे जीरो बनाना, मतलब 10 के मल्टीपल्स बनाना। तो यहां पे अगर मैं इसको बात करूं 127/200 है, ये 200 को मैं अगर 10 का मल्टीपल बनाऊं, मतलब 10 का मतलब 10 100 1000 10,000 1 लाख के आसपास बनाऊं, तो मैं इसको बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकता हूं। अगर 200 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1000 बन जाएगा। नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 127 को 5 से करो तो 5 7 होता है 35, 3 कैरी हो गया, 5 2 10 11 12 13 1 कैरी, और 5 1 5 6, तो ये हो गया 635/200 5 1000 हो गया, तो ये हो गया 635/1000। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो के 3 नंबर का पॉइंट 635 लिख दिया, ये 635 इधर का इधर लिख दिया, कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, पॉइंट के पहले कुछ नंबर नहीं लिखा है तो जीरो लिख दो, तो 0.635 इज द डेसिमल। ये आपने रैशनल नंबर को आपने डेसिमल फॉर्म में बना लिया 0.635 में। कितना इजी था, देख पा रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही करना होता है और कुछ नहीं। क्लियर, जिसका होगा उसका ऐसे ही करना है, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग डिवाइड वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको देखो, इसको आप बना सकते हो क्या 25/99 को आप बना सकते हो क्या किसी भी लाइक 10 के मल्टीपल में 100 के मल्टीपल में, नहीं बना सकते। इसको आप डिवाइड कर सकते हो क्या 11 9 99, 11 के टेबल में 25 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी दोनों नहीं आते, तो हम लोग को कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा वहां पे डिवाइड कर सकते हैं। क्या है 25 को डिवाइड करना है 99 से, तो 99 जीरोजा हो जाएगा, जीरो क्या बचेगा 25 बचा, करेक्ट। देखो ध्यान से इस चीज को अगर आप ध्यान से सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना है आप लोग को, ठीक है। 99 जीरो हो गया, 25 आ गया, इधर पे आप पॉइंट डाल दूंगा तो 250 हो जाएगा, तो 99 के टेबल में 99 2 कितना होता है 198 बराबर, 99 2 198 होता है, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 52 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ एक और जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 99 के टेबल में 99 फाइजा अगर करूंगा, देखो 99 फाइजा कितना हो जाएगा 495 हो जाएगा। देखो 99 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो अगर ये 100 होता तो 100 जा 500 होता, 500 में से 5 कम कर दो मतलब 495, माइनस कर दो तो आपको कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, पॉइंट डाला हुआ है, एक और जीरो बढ़ जाएगा, 250 आ गया, फिर से 250 आ रहा है, मतलब 99 टू जा आपका 99 टू जा आपका कितना आएगा, फिर से 198 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, अगेन 52 आ जाएगा, पॉइंट डाला हुआ है, जीरो फिर से बढ़ जाएगा, फिर 99 5 अगेन आपका आ जा रहा है 495, माइनस करोगे तो फिर से आ रहा है आपका 25, फिर पॉइंट डाला हुआ है तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर अगेन आएगा, तो आपका ये 0.252525 आता रहेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपली कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.252525 और ये आता जाएगा। तो हम लोग सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.25 रिकरिंग, यानी कि ये एक बार बोलते हैं ना, बार, रिकरिंग का बार डाल दिया कि ये 0.25 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो 25/99 का आंसर कितना आ रहा है, 0.25 बार। जैसे इसके शॉर्टकट मेथड्स भी होते हैं, लेकिन वो हमको नहीं करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरीके से आप डिवाइड करके दिखा सकते हो। ये आपको स्टेप दिखाना है, ये रफ में नहीं करना है, ये आपको सामने करना है, करके दिखाना है कि किस तरीके से हमने कोई एक रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। जैसे ये कन्वर्ट करना इजी था क्योंकि ये मल्टीपल्स में आ गया, लेकिन इसको हम लोग वैसा बना नहीं सकते थे, तो इसके लिए हम लोग को सीधा सीधा डिवाइड करना पड़ा। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछा रहेगा कि डेसिमल फॉर्म में बनाओ, तो जो डिनोमिनेटर में अगर मल्टीपल ऑफ 10 बन पाता है, यानी 100 1000 बन पाता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके बना दो, नहीं बनता तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर जो हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया कितना इजी होते हैं ऐसे एग्जांपल्स। चलो नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल पे चलते हैं। क्या पूछा है, राइट रैशनल नंबर इन p बाय q फॉर्म। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है p बाय q फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज दिया रहेगा, या आपको 0.6 बार दिया हुआ है, 0.6 डॉट मतलब ये 0.66666 होगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या बनाना है, p अपॉन q के फॉर्म, यानी फ्रैक्शन बनाना है इन शॉर्ट। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप मान लो कि लेट x इज इक्वल टू ये वाला 0.6 बार। अब 0.6 बार को कैसे लिखते हैं हम लोग, 0.6666 और ये चलता रहेगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करो। तो होगा क्या, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 6.6 बार। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज नथिंग बट 6.6। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और 6.6 बार मतलब 6.6666 ये चलता रहेगा। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो 2 माइनस 1 कर दो मतलब 10x, देखो यहां पे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 माइनस 0.6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6.6 माइनस 0.6 इज नथिंग बट 6। तो 9x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 9, देयरफॉर इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपका आंसर कितना आ गया, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो आपका जो रैशनल फॉर्म है, ठीक है ना, ये देखो ये वाला सम सॉल्व नहीं हो पाएगा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि जगह कम पड़ गया, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। वैसे ही करना है सेम, जैसे एक करके दिखाना वैसे ही करना है। चाहिए तो मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, मैं इसके लिए मुझे लगा एक ही में दोनों हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा और नीचे दे देता हूँ पहले। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देयरफॉर आप कैसे लिख सकते हो कि ये 0.6 जो बार है इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2/3। मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम 2/3। तो 0.6 बार को 2/3 लिख सकते हैं। ये हो गया p बाई q फॉर्म। वैसे ही सेम इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, सेम इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 0.37 बार है तो इसको भी क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 0.373737 ये चलता रहेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 37.37 बार। मतलब कितना हो जाएगा, 37.3737 आता रहेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का माइनस कर दो तो मतलब 10x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा स्टेप के साथ किया, यहाँ पे मैं थोड़ा घपला कर रहा हूँ। घपला मतलब क्या कि ये सबट्रैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37.37 माइनस 0.37। तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 37.37 माइनस 0.37 इज नथिंग बट व्हाट, बताओ 37.37 में से 0.37 क्या, कितना बचा, 37 बचा। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 37/9। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मतलब आपका 0.37 का मतलब होता है 37/9। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कोई भी आने दो, 0.6 बार है, 0.3737 बड़े वाले आने दो, 0.575757 ऐसे आने दो, कोई घबराना नहीं है, बस मेथड याद रखना है, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
क्लियर है, बहुत इजी एग्जांपल होते हैं ऐसे, तो ट्रस्ट मी आप बिंदास कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन बहुत ही ज्यादा साधारण है। क्या बोल रहा है? शो दैट 4√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम लोग मानेंगे लेट 4√2 इज ए रैशनल नंबर। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और 4√2 इज ए रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का p बाय क्यू फॉर्म की अगर मैं बात करूं, p बाय क्यू फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 4√2 जो है वो p बाय क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है फिलहाल में, हमको प्रूफ करना है कि ये इररेशनल नंबर है, लेकिन हमने माना है कि लेट्स सपोज कि ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? p बाय क्यू फॉर्म में होता है। तो 4√2 इज इक्वल टू p बाय क्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू p अपॉन, ये q तो पहले से ही था लेकिन 4 इधर आ जाएगा तो ये 4q हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू क्या आ गया? p अपॉन 4q। अब मुझे पता है कि p बाय 4q इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये हमको पता है कि p बाय 4q क्या है? p अपॉन q के फॉर्म में कोई भी चीज रैशनल नंबर में होता है। लेकिन क्या ये √2, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी नो, ठीक है, वी नो। बट हम बोल सकते हैं कि √2 जो है ये तो एक रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज हमने बहुत पहले पढ़ा है कि √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, √2 इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि एक साइड में इररेशनल नंबर है, एक साइड में रैशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमने माना था, कि हमने क्या माना था कि दैट मीन्स जो हमने माना था कि 4√2 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। ये हमने जो माना है ये हमने रॉन्ग माना हुआ है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 4√2 जो है इज अ इररेशनल नंबर। रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इररेशनल नंबर ही होगा। कितना सिंपल इसका डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन नहीं, क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा डेफिनेटली। बच्चे घबराते हैं यार कैसे करें, बहुत सिंपल है कि भैया भाई 4 अपॉन p अपॉन 4q तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये सामने इज इक्वल टू √2 है, तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल नंबर हो नहीं सकता। मतलब हमने गलत माना है भैया कि भैया ये इररेशनल नंबर ही होगा। करेक्ट है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जरूर से प्रैक्टिस करके ले लेना। और ऐसे कई सारे और एग्जांपल है, 3 + √5, 5 + √3, ऐसे कई सारे और एग्जांपल है जो हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि ये इररेशनल है। तो वो हमने पूरा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल जब हमने सॉल्व कराए थे हमारे लेक्चर्स वीडियो में, ओरिजिनल लेक्चर वीडियोस में, तो वो आप जाके देख लो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? स्टेट ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ये तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, ऑर्डर बताना है आपको। मैंने आपको एक चीज बताया था कि मान लो कि आपका एक सर्ड है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये बेसिक प्रेजेंटेशन है। तो ये आपका क्या होता है? रेडिकेंड होता है, ये आपका रेडिकेंड होता है, और ये जो होता है ये आपके लिए ऑर्डर होता है। मतलब रूट के अंदर जो चीज होता है, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है, अब ये जो चीज लिखा हुआ है ये क्या है? √5। तो √5 का मतलब क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, मतलब यहाँ पे 2 है ना। जब लिखा नहीं रहता फिर भी यहाँ पे 2 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मतलब इसका जो 2 लिखा है ये उसके लिए ऑर्डर हो गया। अगर ये क्यूब होता, क्यूब रूट होता, तो यहाँ पे 3 लिखा होता, तो ये क्यूब रूट ऑफ 5 मतलब ऑर्डर मेरा 3 होता। यहाँ पे अंदर 4 लिखा होता तो 4th रूट ऑफ 5 होता। यहाँ पे 5 मतलब जो रूट के अंदर जो चीज लिखा होता है वही उसका ऑर्डर होता है, मतलब n होता है। ठीक है, बाकी उसका रेडिकेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है खाली। ठीक है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू रूट के अंदर लिखा है 3, मतलब ऑर्डर मेरा 3 हो गया। इसके अंदर देखो रूट के अंदर कुछ लिखा है कि नहीं? ये 5 बाहर है, तो यहाँ पे ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा, क्या है? 2 होता है। मुझे पता ना ये क्या है? √12 है। √12 मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है? 2 है, खत्म कहानी। स्क्वायर रूट है ना, ये 5 से लेना नहीं है, 5 बाहर है। ये रूट के अंदर क्या लिखा है? कुछ नहीं, मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब 2 होता है ना, मैंने बताया वही चीज है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई सर, सिंप्लीफाई करना है। √27 कैसे लिख सकते हो? √27 को बताओ। √27 को लिख सकते हो आप 9 × 3, ठीक है, 9 × 3 लिख सकते हो, बराबर। 9 को कैसे लिख सकते हो? ये जो 9 है उसका रूट बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा, बराबर। 3 बाहर निकल गया, अंदर रूट बच गया 3, 3√3 इज द आंसर। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है भैया? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है इसका बाहर निकल गया 3 और अंदर बच गया 3, √3 बच गया, तो 3√3। यहां पे देखो √50 कैसा लिखोगे? √50 को कैसे लिखोगे? 2 × 25, बराबर। 2 × 25 होता है। ये रूट तो उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा 5, तो 5 बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया? √2, तो 5√2 इज द आंसर। 3√3, 5√2। तो ऐसे कई सारे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क्स के लिए, तो आप जरूर से इसको प्रैक्टिस करके ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया तो कितना इजी होता है ऐसे एग्जांपल। ओके, तो यही पूरा चैप्टर में भरा पड़ा है बॉस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, कंपेयर द सर्ड। कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा। क्या करना होता है कंपेयर करने के लिए? मैंने बताया था आपको। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कंपेयर करने के लिए? आप लोग को क्या करना है, ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आप लोग को क्या करना है? ध्यान से देखना है। देखो, अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा कि करना क्या होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर कर तो ये 7 का मतलब 7 को आप कैसे लिख सकते हो, मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसको अंडर रूट ऑफ 49 लिख सकते हो आप, क्योंकि रूट 49 का मतलब ही तो होता है 7, और ये आगे क्या है, उसके आगे क्या लिखा है, रूट 2 मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। बीच में एक डब्बा बना दो, क्यों डब्बा बनाओगे कि भैया लेस देन सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा कि ये वाला सिंबल आएगा कि इक्वल वाला सिंबल आएगा, कंपेयर करना है ना हम लोग को, ठीक है। उसके बाद ये 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो उसको अंडर रूट में लिख दो 25, बीच में मल्टीप्लाई और ये रूट 3, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें 49 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 98 होता है, बराबर, ये बॉक्स। फिर 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 75, सॉरी 75। अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो क्लियरली, ये आ गया 75, ये आ गया 98, दोनों में से बड़ा कौन है, 98 बड़ा है, 75 छोटा है। देखो दोनों सेम सेम है ना, रूट 98 रूट 75, बड़ा कौन दिख रहा है, ये बड़ा है, तो आपका सिंबल ये वाला आ जाएगा। मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 7 रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 रूट 3, ये हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बहुत ईजी होते हैं दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल, मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वही चीज है, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है रूट 247 रूट 74, तो सिंपल सी बात है, ये है रूट 247, बॉक्स बना दिया, ये है रूट 274, दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 274 बड़ा है, मतलब सीधा सीधा ये वाला सिंबल लग जाएगा, खत्म कहानी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गया, तो इस प्रकार से आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आपको बस बताना है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल एग्जाम में पूछता भी है आपको बताने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा है, कभी भी प्लस माइनस वाला आया तो सबसे पहले जो सर्ड होता है यानी कि जो रूट वाला चीज होता है उसको सेम बनाओ। यहां पे भी रूट 5, यहां पे भी रूट 5, लेकिन ये रूट 125 है, सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो ये 9 रूट 5 लिखा हुआ है, माइनस 4 रूट 5 लिखा हुआ है, प्लस इस 125 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 525 125 होता है। अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं ये 9 रूट 5 वैसे का वैसे ही, माइनस 4 रूट 5 वैसे का वैसे ही, प्लस ये 25 का रूट जब बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, रूट 5 बच जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके पास भी सर्ड रूट 5 है, इसके पास भी जो रूट है रूट 5 है, इसके पास भी रूट 5 है। अब आपने क्या करना है, आपने ये तीनों रूट 5 को कॉमन निकाल देना है और जो नंबर है उसको साथ में प्लस या फिर माइनस करना है। तो ये नंबर है 9, फिर बीच में माइनस है, ये नंबर है 4, फिर साथ में प्लस है और ये नंबर है 5, कर दिया। और ब्रैकेट में लिख दो, ये तीनों सेम है तो ये एक ही बार लिखोगे आप रूट 5, ठीक है। तो 9 माइनस 4 होता है 5, 5 प्लस 5 होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 5, ये 10 हो गया और ये रूट 5, तो 10 रूट 5 इज योर आंसर, खत्म कहानी। कितना इजी होता है सिंप्लीफिकेशन, बताओ मुझे, इससे भयंकर वाले क्यों ना आने दो। आप लोग को बस सर्ड को सेम बनाना है, सरनेम सेम हो गया तो बाकी लोग को कॉमन निकाल लोगे। तो सेम मैंने इसके सरनेम को मतलब जो रूट है उसको सेम बना दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। करेक्ट है, क्लियर, इजी था। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। मल्टीप्लाई करना है, देखो इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है मल्टीप्लाई में। आप देखो 3 रूट 12 है, पहली बात तो आप 3 लिखोगे, रूट 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, ठीक है। ये बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। रूट 18 को कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हो। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 तो है ही पहले से ही हमारे पास, ये 4 जो है बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, अंदर बेचारा अकेला बच रहा है रूट 3, ये बीच में मल्टीप्लाई है। ये यहां पे आप देखोगे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3 बाहर और अंदर बच गया रूट 2, ठीक है। अब जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, लिख दो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये रूट 3 और ये रूट 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ गया, और रूट 3 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों 3 2 जा 6, मतलब ये हो जाएगा 18 रूट 6, ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, मल्टीप्लिकेशन करना इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब जो यहां पे आपको देखने मिल गया, कितना आसानी से हम लोग ने निकाल लिया, जो कि 18 रूट 6 इसका आंसर आ गया। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि मल्टीप्लिकेशन भी अगर क्वेश्चंस कभी भी आएंगे आपको अलग अलग तरीके से तो आप लोग मल्टीप्लाई कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, जो भी चीज दिया रहेगा, रूट 98 लिखा हुआ है लिख दो, उसके नीचे लिख दो रूट 2, मतलब आपको इसको इससे डिवाइड करना है। अब ये दोनों ही रूट है तो ये एक ही बार रूट में आ जाएंगे, 98 डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट है ना, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, तो दोनों के लिए कॉमन स्क्वायर रूट ले लिया और 98 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 49 जा 98, मतलब क्या बच रहा है अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 1। अब 1 का कुछ वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये रूट 49, अब रूट 49 का मतलब मुझे पता है 7 होता है, आ गया आंसर, खत्म। रूट 49 का मतलब क्या होता है, 7 होता है ना, खत्म कहानी। कितना इजी था डिवाइड करना। आप देखो एक और क्वेश्चन करा लेता यार, चलो जाने दो, डिवाइड कर पाओगे तो ऐसे ही डिवाइड करना है और कुछ नहीं है, सिंपल है। जितना हो सके एग्जांपल जो हमने कराया उस वो वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करते रहो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को, ठीक है। चलो एक और टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फटाफट से देखेंगे और कौन से टाइप का एग्जांपल है। यहां पे देखो मल्टीप्लाई करना है इस चीज को, कैसे मल्टीप्लाई करोगे,
जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, मतलब √3 एक बार 7 से मल्टीप्लाई होगा और √3 एक बार √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार √7 के साथ, बीच में है माइनस, फिर ये जो √3 है वो एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले √3 के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √7 ये क्या हो जाएगा, √21 हो जाएगा, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज नथिंग बट 3, तो √21 माइनस 3 ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 प्लस √21 भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही सही तरीका है, आप लिख सकते हो। कितना बेहतरीन तरीके से हमने ये चीज को निकाल के दिखा दिया। तो ऐसे कई सारे अनगिनत तरीके से मल्टीप्लीकेशन आएंगे, आप उसको प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपको क्वेश्चन यही बहुत बार पूछेगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना कैसे करेंगे। कभी भी जो भी चीज दिया रहेगा आपको लिखना है सेम टू सेम, पहले √7 प्लस √2 लिख दिया। अब जो डिनोमिनेटर है उसको आपको रैशनलाइज करना है। इसका मतलब यह है कि जो डिनोमिनेटर दिया है ना उसी का उल्टा आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। कैसे मल्टीप्लाई करो, इसका उल्टा, तो ये √7 प्लस √2 है, तो अब आपको लेना है कि √7 माइनस √2, बस और कुछ नहीं, बस आपका प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है। अगर यहां पे माइनस रहता डिनोमिनेटर में तो आप जो मल्टीप्लाई करोगे वो प्लस करोगे, यहां पे प्लस है इसके लिए मैंने माइनस किया, तो यहां पे अगर मैंने ऊपर लिखा है तो नीचे भी बैलेंस करने के लिए लिखना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। मतलब ये तो हमारा ओरिजिनल था, इसी का उल्टा ले लिया, प्लस वाले को माइनस ले लिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √2, तो √7 माइनस √2 तो वैसे का वैसे रहेगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज यही रहेगा, डिवाइड बाय √7 प्लस √2, देखो √7 प्लस √2, ठीक है, ये एक था, और ये मल्टीप्लाई होगा आपका इसके साथ जो कि है √7 माइनस √2। तो आपको कुछ नजर आ रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, याद है कि नहीं, a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ, तो आपका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ये आपका फॉर्मूला होता है, पता है कि नहीं, ठीक है। तो ये a² मतलब पहले तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दो कि √7 माइनस √2 सेम टू सेम रहेगा, नीचे ये √7 मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होना चाहिए, तो a1 है √7 है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ध्यान से, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, ये √7 माइनस √2 वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे √7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2, बराबर। तो आपका आंसर आ गया फाइनली √7 माइनस √2 अपॉन 7 माइनस 2 इज 5, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। √7 माइनस √2 अपॉन 5 इज द रैशनलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो हमने बिल्कुल आराम से आसान तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे, आखिरी 2 क्वेश्चन है फटाफट से सॉल्व कराते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको पता है इसको बोलते हैं मॉड, तो ये क्या दिया है, मॉड में दिया है 15 माइनस 2, तो कभी भी आपको मॉड में दिया होता है तो आपका इसका मतलब क्या होता है 15 माइनस 2 का, कि जो भी है वो मॉड के अंदर रहेगा, और मॉड का रिप्रेजेंटेशन होता है पॉजिटिव, मतलब अगर कोई नंबर निगेटिव आ रहा है मॉड के अंदर तो बाहर जाके पॉजिटिव बन जाता है। तो 15 माइनस 2 कितना होता है, 13 होता है, तो इसको लिख दिया मॉड में 13, और मॉड 13 का मतलब होता है 13, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता, समझ लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता कि आपको बोला होता कि आपको सॉल्व करके दिखाना है 3 माइनस 14, ऐसा आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो इसका मतलब कैसे सॉल्व करते हैं आप, 3 माइनस 14 कितना होता है, -11 होता है, तो ये मॉड में इसका आंसर आ गया -11, ये मॉड है, लेकिन ये मॉड की वजह से ये -11 बन जाएगा 11, तो इस प्रकार से आपको ये चीज सॉल्व करके दिखाना पड़ सकता था। तो ये भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया, दोनों ही कैटेगरी, अगर कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व वाला आता है जो कि ये है, तो कभी भी याद रखना कि कोई अगर इक्वेशन मॉड में है, देखो मॉड में इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5, सिर्फ नंबर नहीं है इक्वेशन है, तो अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 5 मॉड में लिखा हुआ है यहां पे। अब इसको मॉड से बाहर निकालना है सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये मॉड बाहर निकल गया तो जो नंबर रहेगा वो बन जाएगा +-1, मतलब इन शॉर्ट क्या होगा, इन शॉर्ट क्या होगा, ये 3x माइनस 5 एक इज इक्वल टू एक बार +1 होगा, और एक बार 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1 होगा। तो अलग अलग सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या सॉल्व होगा, ये 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, मतलब 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो 3x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 3, देयरफॉर आपका x का वैल्यू आ गया 2, तो आपका एक वैल्यू x का 2 आ गया, इसको सॉल्व कर लो, तो 3x इज इक्वल टू -1 प्लस 5 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 4
1 is 4, therefore x will be equal to 4/3। सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, x is equal to 4/3 दूसरा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करने पे कि या तो x का वैल्यू 2 आएगा या तो x का वैल्यू 4/3 आएगा। इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है जो हमने आपको बताया ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आप देख सकते हो लगभग हाफ एन आवर के अंदर ही हमने ये पूरा चैप्टर रियल नंबर के हर एक टाइप के एग्जांपल्स को आपको सिखा दिया, फिर से रिवीजन करा दिया और आपको पूरा फ्लैशबैक में याद आ गया होगा। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो ये तो आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं देखे तो जैसे मैंने बोला कि आप जाओ सबसे पहले हमारे इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स देखो, फिर आके ये रिवीजन हाफ एन आवर का देख लेना। आपको पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ यहां पे एंड करते हैं। ऐसे और भी चैप्टर्स के रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग बस हमारा साथ और सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मैं चाहता हूं कि अपने सभी दोस्तों के साथ आप ये वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग को अवेयरनेस क्रिएट करें कि यहां पे कम समय में फटाफट तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है। तो फटाफट आके रिवीजन कर ले, बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा उनको एग्जाम्स की तैयारी करने में। ठीक है, तो फटाफट से शेयर करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।